Am I visible? पर मैं तो कैमरे के सामने नहीं हूं। Am I audible? Am I visible? आवाज आ रही है बेटा? ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ बेटे, कहां तक पहुंचे राजा? ओके, क्वेश्चन तो देना ही पड़ता है ना, बिना क्वेश्चन के बच्चे पढ़ेंगे कैसे? एक्साइटमेंट जरूरी है कि वो आए कैसे, एंटीबॉडी बनी कैसे, सोचते रहना। इससे पहले संडे आ जाए सोच लेना। सुनिए, ये इलाका अपना है क्या? ठीक है, दरवाजा बंद कर दीजिए बेटा जी। सेल और ये लिपिड बाइलेयर, ये लिपिड बाइलेयर, ये लिपिड बाइलेयर है। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स दिखा दिए अपन। ये मेम्ब्रेन में प्रोटीन दिखा रहा हूं बेटा। ये प्रोटीन मेम्ब्रेन में टोटली बरीड है, मेम्ब्रेन के आर पार निकल गया है। इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक? इंट्रिंसिक प्रोटीन, टोटली बरीड इन मेम्ब्रेन, पूरी तरह से एम्बेडिंग हो गई है। ये मेम्ब्रेन प्रोटीन दिखा रहा हूं, ये भी टोटली बरीड है, पूरी तरह से मेम्ब्रेन में धंस गया है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है। अब दो टर्म्स है बेटे, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव, नो यूज ऑफ एनर्जी, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एनर्जी कंज्यूम नहीं हो। दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एटीपी इज यूज्ड, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दो तरह का ट्रांसपोर्ट। पैसिव मतलब अलोंग विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है अलोंग विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर अगेंस्ट होगा भाई साहब, शायद इधर पढ़ा रहा हूं, आई थिंक सो, व्हाट डू थिंक? इधर, यहां पहले ही कंसंट्रेशन ज्यादा, उसके बावजूद उसी डायरेक्शन में उन्हें पुश किया जा रहा है, पंप किया जा रहा है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहां पे एटीपी खर्च होगा बेटा, वहां पे एनर्जी यूज नहीं होगा। ये हाई टू लो कंसंट्रेशन है, ये लो टू हाई कंसंट्रेशन है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहां पे एटीपी यूज हो रहा है, एटीपी इज कंज्यूम्ड। यहां एटीपी यूज नहीं होगा, नो यूज ऑफ एटीपी, क्योंकि अलोंग विद है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है। ये अपहिल मूवमेंट होगा या डाउन हिल मूवमेंट? ये कौन था नालायक? अपहिल मूवमेंट। और वो डाउन हिल मूवमेंट। पहाड़ी पे मास्टर को ले जाना आसान है या वहां से धक्का देना आसान है? बहुत बढ़िया, बोलो बोलो गुरुजी, एक बार सेवा का मौका था तो। डाउन हिल मूवमेंट बेटा, टोपा
डाउन हिल मूवमेंट। तो पैसिव का मतलब एटीपी खर्च नहीं हो रहा है और एक्टिव का मतलब एटीपी कंज्यूम हो रहा है। पहले एनसीईआरटी खत्म कर। एनसीईआरटी सिर्फ इतना कह रहा है कि जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं वो इस लिपिड बाइलेयर से इजीली मूव कर जाते हैं, लेकिन पोलर मॉलिक्यूल इजीली मूव नहीं कर सकता। इधर सुनो, इधर पढ़ा रहा हूं मैं, बेटा बुजुर्गों बच्चे की बात सुन लिया करो। एनसीईआरटी सिर्फ इतना कह रहा है कि न्यूट्रल सॉल्यूट इस लिपिड बाइलेयर को इजीली क्रॉस कर जाएगा, न्यूट्रल सॉल्यूट इजीली क्रॉस कर जाएगा, लेकिन पोलर इजीली नहीं जा सकता। बेटा शकुंतला सुनती नहीं है गुड़िया, तू सुन ले राजा, आपको ही एग्जाम देना है, मुझे नहीं देना, मुझे बड़ा डर लगता है एग्जाम से। इधर सुनिए, क्योंकि जब पोलर मॉलिक्यूल यहां से जाने लगेगा, यहां से मूव करने लगेगा, तो इस फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का हेड पार्ट तो पोलर है, लेकिन टेल्स जो होती है वो नॉन पोलर होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। साथ में इन टेल्स के अंदर किंकिंग होती है, इनमें बेंडिंग होती है। तो जब कोई पोलर मॉलिक्यूल यहां से मूव करने लगेगा, तो इस हेड रीजन को तो क्रॉस कर जाएगा, इस हेड रीजन को तो क्रॉस कर जाएगा, लेकिन इस हाइड्रोफोबिक टेल रीजन को कैसे क्रॉस करेगा? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, वो उसे इंटरेक्ट ही नहीं करा, साथ में इनमें किंकिंग है, इनमें बेंडिंग है। मतलब जब ये कपल डांस चल रहा हो और बीच में से कोई एंटर करेगा तो कुटकुटा के जाएगा भाई साहब, इजीली तो नहीं जाएगा। तो पोलर मॉलिक्यूल लिपिड बाइलेयर से इजीली मूव नहीं कर सकता। तो एक पोलर मॉलिक्यूल वो कह रहा है मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, पर सॉरी आप पोलर हो, आप इस हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल रीजन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकते। बोले मैं तो एनर्जी खर्च नहीं कर रहा, मैं तो हाई टू लो ही जा रहा हूं। बोले सॉरी आप पोलर हो। तो एक पोलर मॉलिक्यूल इजीली चला जाए, एक पोलर मॉलिक्यूल इजीली चला जाए तो इसका हमें प्रोटीन को हेल्प करना पड़ेगा। अगर वो प्रोटीन की प्रेजेंस में जाएगा, अगर वो प्रोटीन की प्रेजेंस में जाएगा तो आप कहेंगे ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, और विदाउट यूजिंग प्रोटीन कोई जा रहा है लिपिड बाइलेयर के बीच में से, तो आप कहेंगे वो सिंपल डिफ्यूजन है। तो मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एनसीईआरटी खत्म, इतना ही दिया है। मतलब एक सिंपल डिफ्यूजन होता है, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। फैसिलिटी देना पड़ा क्योंकि वो पोलर मॉलिक्यूल था, और यहां कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वो न्यूट्रल था। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरह का होता है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं वो इस लिपिड बाइलेयर से इजीली मूव कर जाते हैं, कोई चार्ज ही नहीं है इन पे, न्यूट्रल है। उदासीन लोग इधर उधर घूमते रहते सोसाइटी में, कोई उनको रिपेल नहीं करता, रिवोल्ट नहीं करता, तो उनको कोई टोका टाकी नहीं करेगा न्यूट्रल सॉल्यूट्स के लिए। लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली मूव नहीं कर सकते। तो पोलर मॉलिक्यूल्स का क्या होगा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। तो एनसीईआरटी तो यही खत्म हो गया। थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा इलेबोरेट कर देते हैं। जो गैसेस होती हैं उन गैसेस का सिंपल डिफ्यूजन होता है। आपने कहा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, O2 अंदर जा रहा है, CO2 बाहर निकल रहा है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में बना है, तो वो डिफ्यूजन के थ्रू ही जाता है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू। अगर आपने देखा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उधर कोई एनर्जी खर्च थोड़ी ना हो रहा है, वहां कोई प्रोटीन का रोल थोड़ी ना है बेटे। वो तो लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके चला जाएगा, एल्यूलाई के अंदर पहुंच जाएगा, फिर उनको भी क्रॉस करके ब्लड के अंदर डिजोल्व हो जाएगा। कुछ याद आ रहा है? तो गैसेस का सिंपल डिफ्यूजन होता है। थोड़ा और आगे चलते हैं, जो स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स होती हैं, स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स, उनका भी सिंपल डिफ्यूजन होगा। जैसे पानी किसमें डिजोल्व करते हैं, इनका सिंपल डिफ्यूजन होगा। अच्छा ग्लूकोज पोलर होता है या नॉन पोलर? भाई साहब हेलो, इधर कंसंट्रेट करो। कभी एनसीईआरटी पे कुछ नहीं करते रहते, कोई पन्ने पढ़ते थे, पढ़ा रहा हूं नहीं तो भाई साहब ठीक पढ़ा लेता हूँ, पूरी सेल बायोलॉजी में कोई प्रॉब्लम है? तुझे क्या लगा ये रट के आए हूं क्या?
हाँ यार इतना ही रट के आया हूं, आगे मत पूछना। तो इधर देख लिया करो, जिंदगी में जो सामने वर्तमान चल रहा हो ना, प्रेजेंट को एंजॉय किया करो, प्रेजेंट को। फ्यूचर सेफ हो जाएगा, कोई पास्ट की चर्चा भी नहीं करेगा कि 51% ही क्यों रह गए, और करेगा तो एग्जाम्पल की फॉर्म में करेगा। देखो 51% के बाद भी आज दुनिया के सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट की फैकल्टी है। तो प्रेजेंट को एंजॉय करना सीखो। तो एनसीईआरटी तो सिर्फ इतना कह रहा है कि न्यूट्रल सॉल्यूट्स इस लिपिड बाइलेयर से इजीली मूव कर जाते हैं, लेकिन पोलर नहीं जा सकते, क्योंकि पोलर जब यहां से जाने लगेगा, हेड पार्ट पोलर है लेकिन ये टेल पार्ट नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है, साथ में किंकिंग होती है, उनमें बेंडिंग होती है, तो इस रीजन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकता। एक पोलर मॉलिक्यूल इजीली चला जाए तो प्रोटीन को हेल्प करना पड़ा। अगर वो प्रोटीन की प्रेजेंस में जा रहा है तो उसमें एनर्जी भी खर्च नहीं हो रहा, हाई टू लो ही जा रहा है, तो फैसिलिटेटेड होगा। और विदाउट यूजिंग प्रोटीन लिपिड बाइलेयर से जा रहा है तो वो सिंपल डिफ्यूजन होगा। हम थोड़ा और आगे गए कि हमने कहा गैसेस का सिंपल डिफ्यूजन होता है, स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स का सिंपल डिफ्यूजन होता है। ग्लूकोज पोलर होता है या नॉन पोलर होता है? बहुत बढ़िया, 20 साल पढ़ने के बाद में ग्लूकोज नॉन पोलर है। कभी रनिंग करके आए, बैडमिंटन खेल के आए, खो खो खेल के आए, तो मां ने ग्लूकोज डी और ग्लूकोज सी पानी में घोल के पिलाया होगा, क्योंकि वो तो नॉन पोलर है, तो पानी में कैसे घुल गया? वो तो हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक होता ही नहीं है। क्या रे, पन्ने ही पलटते रहना जिंदगी में। ग्लूकोज पोलर होता है, तो ग्लूकोज कह रहा है मुझे भी जाने दो, ग्लूकोज कह रहा है मुझे भी जाने दो। जब वो पोलर होके, जब ये पोलर होकर इस लिपिड बाइलेयर से इजीली जा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं जा सकता? बोले नहीं, आप नहीं जा सकते। बोले क्यों नहीं जा सकता? बोले इसलिए नहीं जा सकते कि वो छोटे हैं, आप मोटे हो। तो हम थोड़ा सा एडिट कर देते हैं कि जो स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स है उनका तो सिंपल डिफ्यूजन होता है, लेकिन लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। हम थोड़ा सा एडिट करते हैं, ग्लूकोज पोलर भी है और लार्ज मॉलिक्यूल साइज भी है, तो ग्लूकोज का क्या होगा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। फैसिलिटी देना पड़ा, चले जाओ, फैसिलिटी देना पड़ा, चले जाओ। और फैसिलिटी देने का काम ये प्रोटीन करेगा, और प्रोटीन को इसलिए हेल्प करनी पड़ी क्योंकि वो लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स था, वो स्मॉल नहीं था, वो लार्ज पोलर मॉलिक्यूल। और जो प्रोटीन इस काम में हेल्प कर रहा है, इस प्रोटीन को बोलते हैं ग्लूकोज। रटना रटना नहीं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3, ग्लूट 4 अप टू 15, 16 और भी रिसर्च चल रही है कंटिन्यू। और जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती है उनमें ग्लूट 4 होता है, मतलब ये स्केलेटल मसल सेल है, तो इसकी मेमोरी में यहाँ पे जो ग्लूट होगा वो 4 नंबर का है, 4 नंबर का। और वो जो वो प्रोटीन मेम्ब्रेन पर आ जाती है तो स्केलेटल मसल में ग्लूकोज की एंट्री हो जाती है। और जब अंदर जब ग्लूकोज चल जाएगा तो बाहर ग्लूकोज बेकार नहीं रहेगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ेगा। तो ग्लूकोज एंटर कब करता है? जब इंसुलिन जाकर स्केलेटल मसल को बोलता है। तो पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स है उनसे इंसुलिन रिलीज हुआ, इंसुलिन जाकर सेल को बोलेगा, स्केलेटल मसल सेल को, फिर स्केलेटल मसल सेल की मेम्ब्रेन पर ये प्रोटीन अपीयर हो जाएगी। ग्लूट 4 मेम्ब्रेन पर तब अपीयर होता है जब सेल को इंसुलिन से सिग्नल मिलता है, जब इंसुलिन जाकर सेल को कहता है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन है और इंसुलिन ब्लड के थ्रू बॉडी सेल्स के पास पहुंचा, स्केलेटल मसल सेल के पास पहुंचा, सेल को जाकर सिग्नल देगा तो सेल को स्टिमुलेशन मिलेगा, सेल की मेम्ब्रेन में ग्लूट अपीयर हो जाएगा। ग्लूट 4 मेम्ब्रेन पर तब अपीयर होता है जब सेल को इंसुलिन से सिग्नल मिलता है, और जैसे ही सिग्नल मिलेगा ग्लूट मेम्ब्रेन पर अपीयर हो जाएगा, सेल के अंदर ग्लूकोज की एंट्री हो जाएगी। इंसुलिन नहीं तो ग्लूट 4 अपीयर नहीं तो ग्लूकोज की एंट्री नहीं, और ग्लूकोज की एंट्री नहीं तो हाइपरग्लाइसेमिया, पंगा पैना ही पैना। कहानी ये होती है। तो सारे हार्मोन एक तरफ और इंसुलिन दूसरी तरफ, सारे एक तरफ तो इंसुलिन दूसरी तरफ। बेस तैयार करो कम वक्त। तो ग्लूकोज पोलर मॉलिक्यूल है। एक पोलर मॉलिक्यूल लिपिड बाइलेयर को इजीली क्रॉस नहीं कर सकता। अगर स्मॉल साइज का होता तो चला जाता, ये लार्ज पोलर मॉलिक्यूल है, तो लार्ज पोलर मॉलिक्यूल इस लिपिड बाइलेयर को इजीली क्रॉस नहीं कर सकता।
तो प्रोटीन को हेल्प करना पड़ेगा। अगर वो प्रोटीन की प्रेजेंस में जा रहा है तो आप कहेंगे फैसिलिटेटेड है, फैसिलिटी दिया गया, चले जाओ। और फैसिलिटी इसलिए दिया गया तो लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स था, लार्ज पोलर मॉलिक्यूल के लिए। और आगे चलते हैं, जो अनचार्ज होते हैं उनका सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन जो चार्ज होते हैं, बोले तो इलेक्ट्रोलाइट्स Na+, K+, Cl-, SCO3-, इन सब का क्या होगा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। Ca2+। एनसीईआरटी तो सिर्फ इतना कह रहा है कि न्यूट्रल सॉल्यूट्स लिपिड बाइलेयर को इजीली क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन पोलर इजीली नहीं जा सकता। हमने थोड़ा सा एडिट कर दिया कि स्मॉल पोलर तो जा सकता है लेकिन लार्ज पोलर नहीं जा सकता। हम थोड़ा और आगे चलते हैं, जब सेल को पानी की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, बल्क में, ह्यूज, मैसिव, खूब सारा पानी अगर सेल को लेना है, तो वो डिमांड सिंपल डिफ्यूजन से फुलफिल नहीं होगी। उस समय वाटर का भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। तो वो रूट हेयर सेल पानी को खींच रही है, अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर तक पहुंचाना है। उस पौधे की ऊंचाई लंबाई बहुत ज्यादा है तो खींचना है। तो वो जो रूट हेयर सेल जो होती है उसमें वो सिंपल डिफ्यूजन से डिमांड पूरी नहीं होगी। उन सेल की मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होती हैं जो वाटर के क्या करेगी, उस असेंट में क्या करेगी, उसको सब करने में क्या करेगी, हेल्प कर रही है। वो किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स है, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन यूनिट है, और जो छन छन कर वोमेन्स कैप्सूल में आता है वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है। उस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में यूजफुल प्रोडक्ट भी होते हैं, क्योंकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज नॉन सेलेक्टिव। तो जो आ गया नेफ्रिक फिल्ट्रेट में, उसमें से कुछ चीजों को वापस उठा लिया जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा, और रीएब्जॉर्प्शन सेलेक्टिव होता है। एब्जॉर्प्शन एलिमेंट्री कैनाइल या इंटेस्टाइन में होता है, और रीएब्जॉर्प्शन किडनीज या नेफ्रॉन्स में होता है। एब्जॉर्प्शन एलिमेंट्री कैनाल या जीआईटी में हो रहा है, और री एब्जॉर्प्शन किडनी या नेफ्रॉन्स में हो रहा है। तो जो भी नेफ्रिक फिल्ट्रेट में छन के आता है, उसमें जो पानी होगा उसको यूरिन से बाहर क्यों जाने दे? जब सेल बॉडी के अंदर जब पानी का यूज हो रहा है तो वेस्ट वाटर क्यों करे, उसे बाहर क्यों निकाले? तो फिर उस समय क्या करना पड़ेगा? उस केस में क्या करना पड़ेगा? उस केस के अंदर क्या करना पड़ेगा? उस केस में उस वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाए। तो जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट में छन कर आया दोस्तों, उसमें जो भी पानी है उस पानी को वापस उठा लिया जाएगा। पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो पीसीटी में जो क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स होती है, उनकी मेम्ब्रेन में ये प्रोटीन है जो वाटर को उठाने में हेल्प करेगी। और वाटर का भी क्या होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और जो प्रोटीन इस काम में हेल्प कर रही है, इन प्रोटीन्स को बोलते हैं एक्वापोरीन्स। तो एक्वापोरीन्स प्रोटीन कहाँ होती है, प्लांट में या एनिमल में? दोनों में। अभी तो बताया किडनी का एग्जाम। बेटा नशेड़ियों, थोड़ा जिंदा रहा करो, ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज। तो थोड़ा सा मतलब एक्वापोरिन वो प्रोटीन्स हैं, वो 2003 का नोबेल प्राइज, 2003 का नोबेल प्राइज पीटर आगरे को मिला था दोस्तों। और बंदा अपने सीनियर हिमेटोलॉजिस्ट के पास गया था, उसने देखा मैंने आरबीसी में एक नई प्रोटीन डिस्कवर कर दी, इससे पहले ऐसी प्रोटीन के बारे में कभी चर्चा नहीं हुई। और अपने सीनियर हिमेटोलॉजिस्ट के पास गया और सीनियर ने देखा, यस यू नेल्ड इट, आपने कर दिखाया, चलो आपको नोबेल प्राइज दिखाते हैं। ऐसे होते हैं सीनियर भाई साहब। नगेली की तरह नहीं है कि आप पूरा दिन मटर के पौधे पे काम करते रहते हो, कभी हीरासियम पे भी काम करो। कि पता है प्योर लाइंस की एबिलिटी नहीं है, वहां पे वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन माली के बेटे में दिमाग नहीं होता। ये बात तो बड़ी बेमानी से लगती है। गार्डनिंग तो एक प्रोफेशन है भाई साहब। माली के बेटे में तो इतना दिमाग था कि जितना भी काम किया हिरासियम पे कि वहां पे प्योर लाइंस की एबिलिटी नहीं है, वो सारे को साइड करके रख दिया। और जब उन्होंने दे दिया नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून को पब्लिश होने के अपने पोस्टर दिए, तो बोले मैंने तो पाइजम से वाइटर चटाइवम पे काम किया, ये लो छाप लो इसको भाई साहब। और जब 6 जनवरी 1884 को ब्राइट डिजीज किडनी प्रॉब्लम से जब उनकी डेथ हो गई थी, तो जाने के बाद भी 1901 में जब दोबारा से रीपब्लिश हुआ था फ्लोरा मैगजीन में, दुनिया को फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानती थी। कुछ पढ़ा है जेनेटिक्स, मैंने समझा है तो समझो, पढ़ो मत। तो वो 2003 का नोबेल प्राइज, मतलब एक्वापोरिन की डिस्कवरी हमारी आरबीसी में हुई थी। एक आरबीसी में एक्वापोरिन मॉलिक्यूल्स का नंबर केवल और केवल कितना होता है? 2 लाख। कुछ कहना चाह रहे थे तुम? 2 लाख एक्वापोरिन मॉलिक्यूल होते हैं एक आरबीसी में।
तो एक्वापोरिन्स, एक्वापोरिन वो प्रोटीन्स होती हैं जो वाटर के फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हेल्प करती है। तो वाटर का क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दोनों होता है। जब बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, आज जाके पढ़ना थोड़ा सा, CO2 का ट्रांसपोर्ट H2CO3 और किस तरह से कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में, तो किस तरह से वाटर की मूवमेंट आरबीसी से हो रही है प्लाज्मा के अंदर, तो सोचो कितना एक्वापोरिन चाहिए वहां पे उन सभी कामों के लिए। तो एक्वापोरिन्स, एक्वापोरिन्स वो प्रोटीन्स हैं जो वाटर के फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हेल्प करेंगे। तो जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स है उनका सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा, जो स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स है उनका सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा, गैसेस का भी सिंपल डिफ्यूजन होगा, लेकिन लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज का सिंपल डिफ्यूजन नहीं होगा, उसका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। और जो प्रोटीन यहाँ पे हेल्प कर रहा है ग्लूकोज को जाने के लिए फैसिलिटी दिया गया, उसे नाम दिया ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। क्या नाम दिया उसे, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। जब वाटर की बहुत ज्यादा डिमांड होती है, वो डिमांड सिंपल डिफ्यूजन से फुलफिल नहीं हो पाएगी, उस समय वाटर का भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। और इस काम में कौन हेल्प करता है, एक्वापोरिन्स। तो ग्लूट और एक्वापोरिन्स आर प्रोटीन्स, ग्लूट एंड एक्वापोरिन्स आर प्रोटीन्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटी देना पड़ा, चले जाओ, इनको जाने के लिए फैसिलिटी देना पड़ा, क्योंकि लार्ज पोलर मॉलिक्यूल था, तो वाटर की डिमांड बहुत ज्यादा थी, और ये फैसिलिटी देने का काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। और दो तरह की प्रोटीन इस काम में इन्वॉल्व है। ये जो दिख रहा है ऊपर आपको एक्वापोरिन, ये चैनल प्रोटीन है। क्या है ये, चैनल प्रोटीन है, ये चैनल है, ये टनल है, ये सुरंग बना हुआ है। और ये जो प्रोटीन दिख रहा है ग्लूट, ये प्रोटीन को बोलते हैं कैरियर प्रोटीन। मतलब देखो, इसने बाहर से ग्लूकोज पकड़ा, अंदर फेंक दिया, अंदर से ग्लूकोज पकड़ा, बाहर फेंक दिया, पिंग पोंग पिंग पोंग। अगर प्रोटीन में कन्फर्मेशन चेंज हो रहे हैं, तो ये कैरियर प्रोटीन होगा। उसकी शेप में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, वो टनल बना हुआ है, सुरंग बना हुआ है, इस सुरंग से अंदर कोई जा रहा है, इसके अंदर से कोई जा रहा है, तो इसकी शेप में कोई भी चेंज नहीं होगा। यही बेसिक डिफरेंस है चैनल और कैरियर प्रोटीन में। चैनल यानी टनल, सुरंग से कोई जा रहा है, पहाड़ काट के आपने एक सुरंग बना दी, आप चाहे उसे ट्रक लेके निकले या MG हेक्टर लेके निकले, या फिर आप इनोवा लेके निकले या साइकिल लेके निकले या पैदल निकले, उसकी शेप में कोई चेंज नहीं होगा। जैसा टनल बन गया सो बन गया, जितना डायमीटर चौड़ाई है उतना ही रहे। लेकिन अगर प्रोटीन की शेप में कन्फर्मेशन चेंज हो रहे हैं, बाहर से ग्लूकोज पकड़ा, अंदर फेंक दिया, अंदर से बाहर फेंक दिया, पिंग पोंग पिंग पोंग। अगर प्रोटीन में कन्फर्मेशन चेंज हो रहे हैं तो वो कैरियर होगा, और कोई भी चेंज नहीं हो रहा तो वो टनल या चैनल होगा। तो दो तरह की प्रोटीन यहाँ हेल्प कर रही हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। तो इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स, तो दो तरह की प्रोटीन्स इस काम में हेल्प कर रही हैं। एक होती है चैनल प्रोटीन्स, also known as tunnel proteins, और दूसरी होती है कैरियर प्रोटीन्स। चैनल या टनल एक ही बात है, कोई टनल से जा रहा है, कोई सुरंग से जा रहा है अंदर से, तो इसकी शेप में कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन देयर शेप। अगर प्रोटीन की शेप में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है तो वो टनल है, वो चैनल है। अगर उसमें कन्फर्मेशन चेंज हो रहे हैं तो दीज प्रोटीन बोलते कैरियर प्रोटीन। बाहर से ग्लूकोज पकड़ा, अंदर फेंक दिया, अंदर से बाहर, पिंग पोंग पिंग पोंग। तो दीज प्रोटीन्स अंडरगो सटल चेंजेस, माइनर चेंज हो रहे, सूक्ष्म परिवर्तन हो रहे, तो दीज प्रोटीन्स अंडरगो सटल चेंजेस। अगर प्रोटीन में कन्फर्मेशन चेंज हो रहे हैं, SUBTLE, सटल चेंजेस, सूक्ष्म परिवर्तन, माइनर चेंज, कन्फर्मेशन चेंज हो रहे हैं। अगर कन्फर्मेशन चेंज होगा उसकी शेप में तो वो कैरियर होगा, और कोई भी चेंज नहीं होगा तो वो क्या होगा, चैनल या टनल होगा। एक्वापोरिन कैसा प्रोटीन है, और जो ग्लूट है वो क्या है, एक्वापोरिन्स।
ग्लूट, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। अब यहां पे एक एग्जांपल ले देता हूं, टाइप 4। तो दो तरह की प्रोटीन इस काम में इन्वॉल्व है दोस्तों। तो दो तरह के ट्रांसपोर्ट हुए, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव में कोई एनर्जी खर्च नहीं होगा, लेकिन ये भी दो तरह का हो गया, एक सिंपल डिफरेंस, दूसरा फैसिलिटी इसलिए देना पड़ा क्योंकि वो लार्ज पोलर मॉलिक्यूल था, या फिर वो चार्ज था, वो इलेक्ट्रोलाइट था, या वाटर की बहुत ज्यादा डिमांड थी, वो डिमांड सिंपल डिफ्यूजन से फुलफिल नहीं हो पाई, तो प्रोटीन को हेल्प करना पड़ा। तो दो तरह की प्रोटीन इस काम में हेल्प करेंगी, एक चैनल होती है, दूसरी कैरियर होती है। तो कैरियर में कन्फर्मेशनल चेंज हो रहे हैं, तो चैनल या टनल से कोई जाएगा, इस सुरंग के अंदर से कोई जाएगा, इसकी शेप में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर प्रोटीन की शेप में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो वो टनल या चैनल है, अगर उसमें कन्फर्मेशन चेंज हो रहे हैं तो वो क्या है, कैरियर है। तो ग्लूट किसका एग्जाम्पल है बेटे, कैरियर प्रोटीन का एग्जाम्पल है। ये देखिए, ये साइटोन है, ये लॉन्ग एक्सोन है, ये एक्सोलेमा है, और ये अपन ने एक्सोलेमा है तो मेम्ब्रेन का थिकनेस दिखा देते हैं। मेम्ब्रेन होगा तो लिपिड बाइलेयर होगा ना, सामने से व्यू दिखा रहे हैं, मतलब हम मेम्ब्रेन की थिकनेस दिखाने के लिए बनाया मैंने। ये एक्सोलेमा है, लिपिड बाइलेयर होगा। इस मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी दिखा रहे हैं, ये लीजिए, इस मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन भी है, टोटली बरीड इन मेम्ब्रेन, पूरी तरह से मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है प्रोटीन। ये मेम्ब्रेन प्रोटीन दिखा रहे हैं अपन, टोटली बरीड इन मेम्ब्रेन, पूरी तरह से मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है। इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन दिखा दिया अपन ने। अब सुनो, बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा, ये सेल तो यही है ना, न्यूरॉन एक सेल है, बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा, और आपको ध्यान है कि बाहर सोडियम ज्यादा होता है, सोडियम ज्यादा कंपैरेटिवली, रिलेटिवली, और अंदर पोटेशियम ज्यादा। बाहर सोडियम ज्यादा है, उसके बावजूद भी सोडियम अंदर आ रहा है, अंदर पोटेशियम ज्यादा है, उसके बावजूद भी पोटेशियम बाहर जा रहा है। सोच समझ के बोलना, कौन सा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, कौन सा पैसिव ट्रांसपोर्ट, दोनों ही पैसिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि उसके बावजूद का कोई फंडा ही नहीं है। उसके बावजूद क्या है, बाहर सोडियम ज्यादा है तो ज्यादा से कम की तरफ ही तो आ रहा है ना, अंदर पोटेशियम ज्यादा है तो ज्यादा से कम की तरफ ही आ रहा है ना, दोनों ही पैसिव ट्रांसपोर्ट है। मतलब सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल। भाई साहब पीछे बच्चा जो बैठा है, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, तुम खुद ही अपनी केयर नहीं करते, ऊपर वाला तो क्या संभालेगा तुम्हें। कैसा पढ़ा रहा हूं, तो क्या जान दे दूं क्या? तो पढ़ाने दो ना यार, जब क्लासरूम में आए हुए मेरे को सुनने के लिए 1 लाख रुपए खर्च किया है, तो सुनो तो सही। या तो मेरी सुन लो, और मेरी नहीं सुने तो लोगों की सुन लेना, चॉइस कीजिए, और किसकी सुनना चाहते हो तो सुनो ना, पीयूष बाप की। तो फिर सुनो ना बेटा, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, ये मेम्ब्रेन में प्रोटीन दिखा दी, ये पैसिव है ना दोनों, ये मेम्ब्रेन में प्रोटीन दिखा दिया अपन ने। ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है, टोटली बरीड इन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में पूरी तरह से धंसा हुआ है प्रोटीन। इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक, इस पर ये साइड दिखा रहा हूं। ओ भाई साहब नोट्स बना लेंगे ना, क्यों बेचैन हो रहा है, गिर रहा है लिखते लिखते, वहां पे नीचे गिर गया तो ग्लूट बन जाएगा। अरे ये कोई टीपा टापी जिंदगी का लक्ष्य है क्या? समझो तो सही, मैं आपको नोट्स बनाता दिखूंगा, कोई चीज समझ में आए तो नोट्स बनाओ। मैंने आज तक फिजिक्स के नोट्स नहीं बनाए, समझ नहीं आया। सीधी सी बात है, सच्ची कहना सुखी रहना, कोई चीज समझ में आएगी तो नोट्स बनाए ना। तो आप हो महान यार, जो नोट्स बनाते रहते हो फिजिक्स के पूरा दिन, आधे नोट्स टेलीग्राम पे भेजते हो। इधर देखो, ये मेम्ब्रेन में प्रोटीन दिखा दिया अपन ने, इस पे साइड्स दिखा रहा हूं, इन साइड्स पर सोडियम जुड़ेगा, यहां पे कौन जुड़ेगा, पोटेशियम। पोटेशियम के लिए कितनी साइट है, सोडियम के लिए कितनी साइट है, जानते हो आप लोग, क्या छुपा है आपसे सिवाय एनसीईआरटी के?
बाहर सोडियम ज्यादा, उसके बावजूद भी इसने प्रोटीन ने 3 सोडियम अंदर से पकड़े बाहर फेंक दिए, 2 पोटेशियम बाहर से पकड़े अंदर फेंक दिए, 3 सोडियम बाहर फेंक दिए। अगेंस्ट या अलॉन्ग विद? 2 पोटेशियम यहां से पकड़े अंदर फेंक दिए। अगेंस्ट या अलॉन्ग विद? एक्टिव या पैसिव? एक्टिव। एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। और जो प्रोटीन इस काम में हेल्प कर रहा है, ये रेड कलर का प्रोटीन जो मेम्ब्रेन में बनाया, पिंग पोंग पिंग पोंग, ये प्रोटीन चैनल प्रोटीन होगा या फिर टनल प्रोटीन? कैरियर प्रोटीन। ढंग से ऑप्शंस रीड कर लेना, संडे कमिंग सून। ये जो प्रोटीन आपको दिख रहा है बेटा जी रेड कलर का, ये प्रोटीन, इस प्रोटीन का नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। तो सोडियम पोटेशियम पंप इज द मेम्ब्रेन प्रोटीन. Sodium potassium pump is the membrane protein, and this protein is the carrier protein, and this protein is involved in active transport. किसमें involved है? Active transport में involved है sodium potassium pump. Sodium potassium pump is the membrane protein. और ये membrane protein तो पंप करने के लिए एनर्जी चाहिए। पहले ही सोडियम ज्यादा है, फिर भी सोडियम बाहर पुश किया जा रहा है, पंप किया जा रहा है। पहले ही सोडियम पोटेशियम ज्यादा है, उसके बावजूद भी पोटेशियम अंदर पंप किया जा रहा है। पंप करने के लिए एनर्जी चाहिए अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और एनर्जी का सोर्स एटीपी, और जो एटीपी को तोड़ देगा एटीपी एस। खड़ा हो, खड़ा हो, बाहर आ, चल बाहर। जरूरत नहीं है मुझे भीड़ की, 5000 फॉलोअर इकट्ठे नहीं होता मैं फेसबुक पे कभी। भीड़ आपकी दोस्त थोड़ी होती है। सो रहे यहाँ पे, कोड़ी मार के गिराया नहीं आता, तुम तो इतने अच्छे बच्चे हो, 2 चारों को गिरा दो। इधर समाज के कंटक अगर आपके साथ रह के वो सर्वाइव करें तो ये आपकी भी गलती है। को सुपड़ा साफ करना, उनके लिए वैक्सीन तैयार करेंगे अपन अलग से फ्यूचर में, समाज सुधार वैक्सीन। बेटा एनजीओ इधर लौट के आ जाओ। पंप करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी का सोर्स एटीपी, और जो एटीपी को तोड़ देगा ATPase. So this protein is also known as sodium potassium ATPase. तो सोडियम पोटेशियम पंप और सोडियम पोटेशियम एटीपीएज इज द मेम्ब्रेन प्रोटीन। 3 सोडियम पकड़े बाहर फेंक दिए, 2 पोटेशियम पकड़े अंदर फेंक दिए, पिंग पोंग पिंग पोंग। ये कैरियर प्रोटीन है या चैनल प्रोटीन? कैरियर प्रोटीन है, ये कैरियर प्रोटीन है। अब सोच समझ के बोलना, जो कैरियर प्रोटीन जो होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है या पैसिव में? दोनों में होता है सड़ू। वो कौन सा कैरियर प्रोटीन है जो पैसिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है? ग्लूट, आपके सामने लिखा है अभी मैंने। वो कौन सा कैरियर प्रोटीन है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है? सोडियम पोटेशियम पंप। तो कैरियर प्रोटीन्स, these carrier proteins are also known as, ये जो कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, इन कैरियर प्रोटीन्स को और क्या बोलते हैं? मैं यहां लिख रहा हूं, इन कैरियर प्रोटीन्स को और बोलते हैं ट्रांसपोर्टर्स, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो कैरियर प्रोटीन्स आर आल्सो नोन एज ट्रांसपोर्टर्स, आल्सो नोन एज। पंप शब्द आ गया तो एक्टिव में चला गया सरू। अभी आप एक्टिव पैसिव की बात नहीं करें, हम इनके नाम की बात कर रहे हैं। वहीं पे खड़ा हो जा, वहीं खड़ा हो जा, मुझे घूर मत और जेब से हाथ बाहर निकाल ले। ए लाड साहब, सीधा स्टूडेंट की तरह वहां खड़ा हो जा, आराम से दीवार के पास लग के। अब सो के दिखा। परमिएजेस क्या बोलते हैं? तो जो कैरियर प्रोटीन्स होती हैं इनको ट्रांसपोर्टर्स या परमिएजेस भी बोलते हैं। तो ये तो एक एग्जांपल लिखा हमने एक्वापोरिन्स का। एक्वापोरिन चैनल प्रोटीन है। एक एग्जांपल और लिखूं मैं, एक एग्जांपल तो एक्वापोरिन और एक एग्जांपल और लिखूं पोरिन्स। पोरिन्स भी चैनल प्रोटीन होती है। पोरिन्स अलग होता है, एक्वापोरिन्स अलग होता है।
तीसरा एग्जांपल और लिख देता हूं मैं चैनल प्रोटीन का, आयन चैनल। ये तो नाम से पता चल रहा है कि आयन आएगा जाएगा आएगा जाएगा, तो आयन के आने जाने में हेल्प कर रहा है, तो ये चैनल प्रोटीन है। ये तो नाम से पता चला है, आयन चैनल्स आर चैनल प्रोटीन। ये देखो, ये सोडियम चैनल है, ये पोटेशियम चैनल है। सोच समझ के बोला, चैनल प्रोटीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है या पैसिव में? पैसिव में। अबे सड़ू, पैसिव में। ये एक्टिव है या पैसिव है? तो हाथ पे मत जाना, दिमाग लगाना। ये क्या है? एक्टिव है। ये क्या है? पैसिव है। चैनल प्रोटीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है पैसिव में? पैसिव में। वो भी पैसिव है, ये भी पैसिव है। लेकिन कैरियर प्रोटीन किस में इन्वॉल्व होता है? दोनों में इन्वॉल्व होता है। तो एक्वापोरिन चैनल प्रोटीन का एक एग्जांपल। एक्वापोरिन अलग होता है, पोरिन अलग होता है, और आयन चैनल्स अलग होता है। आयन चैनल नाम से पता चला चैनल प्रोटीन्स है। इतना नोट करो, फिर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। बैठो, चलो। ये इनकी आपस में चैटिंग चल रही है। मैंने पूरा मौका दे रखा है तुम लोग को चैटिंग का। कर लो बेटा, फिर सारे स्क्रीनशॉट लेकर तुम्हारे पेरेंट्स को भेजूंगा मैं। नहीं भेजो। पुष्पवंत बेटा, कशिश रुक जा। एक्सरसाइज के बाद पानी पीने से फैसिलिटेट डिफ्यूजन होता है। अभी तो मैं घर पे ही हूँ, थोड़ी देर बाद निजामुद्दीन जा रहा हूँ। तो पहुंच बेटा निजामुद्दीन, वहीं पे टीटी मिलेगा तुझे दरवाजे के बाहर। अबू तला, तू कोटा में नहीं है? नहीं, मैं कोटा में हूँ बेटा, आजा एक बार आजा। शर्म करो ना भाई को। अब कोई करो चैट, ब्लॉक करता हूं मैं उसको परमानेंटली। कोई भी क्लास में नहीं रहेगा वो, तुम्हारी कसम। कोई चैटिंग अलाउड नहीं है, मैं कोई जवाब नहीं देने वाला है चैटिंग का। कर दिया। डाउट यहाँ पे ऑनलाइन में डाउट चाहिए इनको। पागल हो तुम जो अंदर बैठे हो यहाँ पे? डाउट। इतना पढ़ाने के बाद भी डाउट रहेगा तो क्या करें? इतना पढ़ाने के बाद भी डाउट रहेगा, झक मार रहेगा यहाँ पे। ऐसे सोते रहेंगे तो डाउट, ये जिंदगी डाउट बना रखी है इन्होंने। ये ऑफलाइन में आके भी क्या करेंगे? बेटा पापड़ जगले बेटा। डॉक्टर अश्वनी पढ़ लो। अब सिर्फ मेरी आवाज ही आएगी, रुक जाओ तुम। अब करो टाइप, सब ब्लॉक होंगे। नाम चेंज कर करके आ रहे हैं। हैकर्स जॉइंड, हैकर्स लेफ्ट। तो रखिए। अबे यार, कौन पीता है आजकल गिलास में? खुद की बोतल लाते हैं, आज रह गई गाड़ी में। जल्दी नोट करो बेटा जी, 2 मिनट आपके पास में। को समझ में आ रहा है? छोड़ दो सब कुछ, सब छोड़ दो। जो समझ में नहीं आएगा उसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फिजियोलॉजी। इतने तो एक शब्द से तो मैं पूरी फिजियोलॉजी लपेट देता हूँ। अपन को तो इंसुलिन का बहाना चाहिए। ह्यूमन हेल्थ डिजीज से लेके एक्सक्रीटरी एंडोक्राइन सब पे निकल जाता हूँ। सिवाय सेल के कुछ नहीं पड़ता। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उससे टिश्यू बना देता हूँ, उसी से ऑर्गन, उससे सिस्टम, और उससे पूरी बॉडी समझ लेता हूँ। तुम यहाँ बारात में आए हो, क्या कर रहे हो तुम? बंद करो इसे, बंद करो इसे, एनसीईआरटी को नोट करिए। खड़ा हो, बाहर जाओ, बाहर जाओ। सॉरी कांट मेक ए डेड मैन लाइव। अंग्रेजी बोलता है मेरे सामने। नोट कर इसे, ज्यादा लाड़ प्यार नहीं।
बैठ गए, मेरी मौत का तमाशा देख। झुकेगा ना डेल्टा या ओमिक्रॉन, अपन मास्क उतारेगा ना। सुधर जाओ कम वक्त, सुधर जाओ। लाडले हो, लाडले बन के रहो, बिगड़ो मत। जितना लिखोगे लाइफ में उतनी ग्रोथ करोगे। किस तरह से और बेहतरीन समझा पाता हूं, और बेहतरीन, हजारों नहीं लाखों बार लिख लिया हुआ इतने सालों में। तो क्या हो गया बेटा, क्या हो गया बाबूजी, क्या कह रहे हैं? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पंप करना पड़ रहा है, बस इतना ही समझो आप, ज्यादा मत समझो, बीमार हो जाओगे। क्योंकि आप जानते ही नहीं हो इन साइट्स के बारे में। 3 ही साइट है यहाँ पे सोडियम की, चौथा सोडियम यहाँ पे बाइंड नहीं हो सकता। 2 ही साइट है यहाँ पे पोटेशियम की, 2 ही बाइंड होंगे। कभी नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन पढ़ा है? अबे पढ़ा होता ना तो ये क्वेश्चन नहीं पूछता। पढ़ना जाके आज, अबे पढ़ना, फिर बाद में बात करेंगे। कैरियर प्रोटीन के ऊपर रेड पेन में कहां लिख दिया बेटा से? ये इंग्लिश की प्रॉब्लम है। मैं सब समझता हूं। सटल चेंजेस, SUPTLE, माइनर चेंज होना, सटल चेंज होना, सूक्ष्म परिवर्तन, उसमें कन्फर्मेशन चेंज होता। कन्फर्मेशन की स्पेलिंग ही नहीं आ रही होगी उसको बेटा चंदू, कन्फर्मेशन की स्पेलिंग बोलो, वरना लाफ्टर से बाहर जाओगे। सटल चेंज का मतलब होता है बेटे माइनर चेंज। अगर प्रोटीन में कन्फर्मेशन चेंज हो रहे हैं तो वो कैरियर होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा तो वो टनल या चैनल होगा। डॉक्टर निजामुद्दीन सर, बल्ली आ रहा है, रुक रुक कर चल रहा है, ढंग की कंपनी का नेट लगाओ। क्या कह रहा है? ओप्पो का नेट लगा रखा है। अबे ओप्पो का फोन होता है। यार कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? निजामुद्दीन से आते हैं। शरारती बच्चे कब बड़े होंगे ये सबसे, लिटिल चैंप्स। और क्या, नन्हे शरारती है हमारे सामने, और क्या। भाई साहब, दुनिया का ऐसा कोई वायरस नहीं है जो मुंह से अंदर जाता हो, नाक से अंदर जाते हैं। मास्क नाक पे लगा, मास्क कह रहे, ऐसा रुको, ऐसा लगा, ऐसे बेटा 300 प्लस, सुधर जा। राजकुमार मास्क कहाँ है? 2-4 मास्टर को सल्टा के जाओगे क्या? कम वक्त हो, क्या चाहते हो? क्या बिगाड़ दिया हमने आपका? किसकी तबीयत खराब हो गई? बाहुबली? कोई बात नहीं, आपकी दुआओं से अगले दिन ही पहुंच आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, चिंता मत करो। और क्या, उन्हें ना उठा पाओगे तुम। इधर नोट करो इसको, फिर शुरू हो गए। कौन बचा? जल्दी करो बेटे। गोटी, स्क्रीन ऑफ हो रहा है। गौतम कुमार, गौतम गंभीर को गोटी नहीं बोलते थे क्या? बस वहीं से आदत पड़ी हुई है। अपन तो इंडिया में क्रिकेट देखता ही कौन है? वो बात अलग है, 11 प्लेयर मिलते नहीं है 140 करोड़ में से। 17 लाख बच्चों में भी 50,000 बच्चे छाड़ना मुश्किल हो जाता है। नीट पढ़ने वाले मिलते ही नहीं, क्या करें? समझ में आ रही है कोई बात? नेचुरल सिलेक्शन, नेचर उसी को सेलेक्ट करेगी जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होगा। और मई 2022 में जब नेचर सेलेक्ट करेगी तो नेचर सिलेक्शन भी आखिरी पड़ाव नहीं है कि स्पीसिएशन हो ही जाएगा, कि सिलेक्ट होने के बावजूद भी आप दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर बन जाओगे। नो गारंटी, नो क्लेम। नेचर सिलेक्शन भी आखिरी स्टेप नहीं है स्पीसिएशन का। बेटा डार्विन,
Everyday Darwinism is condemned in churches. डार्विन कोई अलमाइटी के अगेंस्ट थोड़ी था। उससे पहले स्पेशल क्रिएशन थ्योरी आया, लोग कहते ऊपर वाले ने सारी डाइवर्सिटी बना दी। जब दुनिया बनी थी तब से फ्लोरा और फाना मौजूद थे। डार्विन ने उनका अगेंस्ट थोड़ी किया था। डार्विन ने कहा कि नेचर सेलेक्ट करता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कंसेप्ट चलता है, नेचुरल सिलेक्शन के बाद स्पीसीजन होगा। लेकिन अगर अमेरिका का कोर्ट भी बीच में नहीं आता तो हर दिन चर्चा और निंदा होती डार्विनिज्म की। एवरीडे डार्विनिज्म इज कंडेम्ड इन चर्चेस। डार्विन अलमाइटी के अगेंस्ट था, ऐसा डार्विन ने नहीं कहा कभी भी। भाई साहब हेलो, इसको सजाने में ज्यादा वक्त ना लगाएं, कंसेप्ट को लिखें बेटा जी, है ना। कौन बचा बेटे, जल्दी करो राजकुमार। ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वीरेश बाबू। हार्पिक डालो रे इसके गले में, छेड़ा ना करो मेरे को तुम, जान तो नहीं है तुम मुझे अभी। आराम से आराम से आराम से। ये कौन है मूंगफली बेचने वाला बीच में? भूखा तो नहीं मरेगा, कम वक्त कमा के ले जाएगा कोटा से कुछ। लेकिन जो आप पॉकेट मनी जो बचाते हो हर महीने, उसमें से 100 रुपए 200 रुपए और इकट्ठे करके जो आप घर पे लौटते हो कभी भी त्योहार के ऊपर, है ना, कोचिंग करते करते बीच में बोले 5 दिन का ब्रेक बनता है, तो पॉकेट मनी से जो पैसा आप लोग बचाते हो, मम्मा के लिए एक छोटी सी साड़ी, पापा के लिए एक प्यारे से जूते या फिर टी शर्ट लेके जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आई लाइक इट। ये होते हैं बच्चे जो पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं कि उस खर्चे से भी बचा लिया उन्होंने, माँ बाप के लिए लेके चले गए। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। बहुत बढ़िया। शर्म नहीं आती साल तुमको, नालायक। हर महीने महीना बांध रखा है, लोग बाग हफ्ता बांधते, तुमने घर वालों से महीना बांध रखा है। हर 30 तारीख को फोन कर दे, पैसा दे दो वरना एनसीईआरटी को आग लगा दूंगा। पढ़ लो, नोट्स बनाते नहीं हो, थैंक यू करते रहते हो। भजन सुनेंगे अभी मेरे से। हो गया बेटो, फैसिलिटी देना पड़ा क्योंकि वो लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स था या वाटर की डिमांड बहुत ज्यादा थी, और फैसिलिटी देने का काम प्रोटीन करेगा। और दो तरह की प्रोटीन्स वहां इन्वॉल्व है, एक होती है चैनल या टनल प्रोटीन, दूसरी होती है कैरियर प्रोटीन। अगर प्रोटीन में कन्फर्मेशन चेंज हो रहा है तो वो कैरियर होगा, और उसकी शेप में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है तो वो टनल या चैनल होगा। तो मैं चैनल पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेता हूं। मिटाऊं बेटे इसको? कौन बचा इधर ऑनलाइन में? सटल चेंज का मतलब है माइनर चेंज हो रहे हैं, सूक्ष्म परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें कंफर्मेशन चेंजेस हो रहे हैं बेटा जी। तो दो तरह की प्रोटीन्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में इन्वॉल्व है, एक होती है कैरियर, दूसरी होती है चैनल। चैनल की बात करें, एक एग्जांपल हमने लिखा एक्वापोरिन्स, एक लिखा पोरिन्स, और एक एग्जांपल हमने लिखा आयन चैनल्स। नाम से पता चल रहा है ये चैनल प्रोटीन है, आयन चैनल्स। एक्वापोरिन प्लांट में होगा या एनिमल में होगा? हमारे अंदर कहां बताया और कहां बताया? किडनी नेफ्रॉन सेल, किडनी सेल्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। कोई परेशानी? नेफ्रॉन पीसीटी के अंदर बताया, बहुत अच्छा।
प्लांट्स में कहां बताया? तो एक्वापोरिन्स प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, दोनों में देखने को मिलेगा। टू डेट आज तक ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिला जहां पे आपको एक्वापोरिन बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स में मिले। एक तो वो यूनिसेलुलर होते हैं और सिंगल सेल्ड बैक्टीरियम है, तो इस बैक्टीरियम को पानी की कितनी डिमांड होगी भाई, इसका मेटाबॉलिज्म इतना कितना हाई फाई है कि खूब सारा बल्क में पानी चाहिए इनको। और वैसे भी इन बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में पोरिन्स होता है, तो जितना भी पानी चाहिए वो तो वैसे फुलफिल डिमांड हो जाएगी। तो मतलब पोरिन जो एक्वापोरिन होता है वो एक्वापोरिन प्रोकैरियोट्स में होगा या यूकैरियोट्स में? यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। बैक्टीरिया में एक्वापोरिन मिले ऐसा कोई एग्जांपल नहीं मिला, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। दूसरी बात, पोरिन्स प्रोटीन अलग होता है, एक्वापोरिन्स अलग होता है। पोरिन्स कहां मिलता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, यानी प्रोकैरियोट्स में। क्या यूकैरियोट्स में भी होता है? यस। कहां मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। आउटर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन? आउटर मेम्ब्रेन में। याद करो, both mitochondria and chloroplast have evolved from bacteria, endosymbiotic origin, and she was American biologist. Yeah, I am talking about the Lynn Margulis. खतरनाक खोपड़ी की अमेरिकन बायोलॉजिस्ट, और लिन मार्गलिस ने बताया था पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरी हाइपोथेसिस को, पूरी थ्योरी को कि किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आए हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों की आउटर मेम्ब्रेन में क्या होता है? पोरिन्स होता है। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ, बंद कर दो बेटा, उधर कहां से आवाज आने लग गई? डांस चल रहा है क्या? देखो, क्लास में अगर शोर शराबा करोगे तो आप डॉक्टर बनने के लायक नहीं हो, ज्यादा तो मैं क्या बोलूंगा। तो या तो घर पे म्यूजिक चला लो, या अपनी ब्याह शादी में मास्टर को बुला लो, कम वक्त पढ़ लो राजा है। आज जाके पढ़ लेना रूट की एंडोडर्मिस, पढ़ लेना बेटा, थोड़ा सा एनाटॉमी ऑफ प्लांट भी पढ़ लेना थोड़ा सा, है ना। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के बारे में भी पढ़ लेना, और थोड़ी सेल्स भी वहां पे बीच में मिल जाएंगे आपको गैप्स के लिए। बाकी बॉटनी मेरा इतना ही मजबूत है। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो पोरिन्स कहां होता है? प्रोकैरियोट्स में या यूकैरियोट्स में? लेकिन एक्वापोरिन कहां होगा? यूकैरियोट्स में। दोनों में कहां है? तीसरा एग्जांपल है आयन चैनल। नाम से पता चल रहा है चैनल प्रोटीन है, मतलब उससे आयन आएगा जाएगा। ये सेल अपने बना दिया, इसकी मेम्ब्रेन में ये चैनल प्रोटीन दिखा दिया, इसका नाम दे दिया आयन चैनल। ये चैनल बन गया है, ये टनल बन गया है, ये सुरंग बन गया है। इस टनल के थ्रू, इस चैनल के थ्रू आयन की एंट्री या एग्जिट हो रही है। आयन आ रहा है या फिर आयन यहां से जा रहा है। ये आयन चैनल मैंने दिखा दिया। तो आयन आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। कैसे आएगा जाएगा? मोस्ट ऑफ आयन चैनल्स आर गेटेड, यहाँ पे गेट लगा होता है। ये जो चैनल है आयन चैनल, यहां से आयन की एंट्री बना लेंगे ना नोट्स, यहां से आयन की एंट्री और एग्जिट होगा। आयन आएगा जाएगा, कैसे आएगा जाएगा? यहाँ पे गेट लगा है, गेट लगा है। तो जब यहाँ का गेट ओपन होगा तो आयन की एंट्री या एग्जिट होगी। तो मोस्ट ऑफ आयन चैनल्स आर गेटेड, ज्यादातर में गेट लगा होता है, मोस्टली गेटेड, ज्यादातर में गेट लगा होता, कुछ में गेट नहीं होता। अभी मैंने यहाँ पे न्यूरॉन वाला पार्ट बनाया था बेटा जी, और यहाँ पे मैंने आपको चैनल दिखाए थे, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, उसमें गेट नहीं लगा था, वो लीकेज थे, अनगेटेड थे। तो ज्यादातर में गेट लगा होता है, कुछ में गेट नहीं होता, सम आर लीकेज, बोले तो अनगेटेड। तो गेट लगा है, वो गेट खुलेगा तभी आयन की एंट्री या एग्जिट होगा।
गेट कब खुलेगा? जब आके कोई कहेगा नॉक नॉक। बोले कौन? आई एम द न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन, आई एम द लिगेंड मॉलिक्यूल, प्लीज ओपन द डोर। जब कोई आके कहेगा तब गेट खुलेगा, मतलब लिगेंड गेट है, न्यूरो ट्रांसमीटर की प्रेजेंस में ओपन हो गया, लिगेंड गेटेड। या फिर ये गेट कब खुलेगा? जब सेल के अंदर और सेल के बाहर वोल्टेज में डिफरेंस आ जाए, तो आपने कहा वोल्टेज गेट है। याद करो, एक्सोलेमा पे वोल्टेज गेटेड, और जाके नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन पढ़ना, वोल्टेज गेटेड। या फिर गेट कब खुलेगा? जब आके कोई गेट पे जोर से लात मार देगा, प्रेशर से गेट खुल गया। या बाहर एक टच पैनल लगा हुआ था, उसको छू दिया, जरा जरा टच में, और वो गेट खुल गया। या फिर वाइब्रेशन से गेट खुल गया, टच प्रेशर वाइब्रेशन से अगर गेट खुल जाए, तो उन तरह के गेट को बोलते हैं मैकेनो सेंसिटिव। क्या बोलते हैं? तो एक्वापोरिन्स अलग होती है, पोरिन्स अलग होती है। पोरिन्स प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में मिलेगा, लेकिन एक्वापोरिन केवल यूकैरियोट्स में मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलेगा। तीसरा एग्जांपल है आयन चैनल। नाम से पता चल रहा है कि चैनल प्रोटीन है। आयन आएगा जाएगा, लेकिन ज्यादातर में गेट लगा होता है। ये गेट तभी खुलेगा, ये गेट तभी खुलेगा जब सेल के अंदर सेल के बाहर वोल्टेज में डिफरेंस आ जाएगा, या फिर आके कोई कहेगा आई एम द लिगेंड मॉलिक्यूल, आई एम न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन, प्लीज ओपन द डोर, तब गेट खुल जाएगा। या फिर टच से प्रेशर से वाइब्रेशन से वो गेट खुल गया, तो आप उसे कहेंगे मैकेनो सेंसिटिव। नोट करो। सईद बाबू, मेरी आवाज आ रही है क्या? डॉक्टर सईद, सईद अहमद। यस बेटा जी, ठीक है। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया है पोरिन्स। या बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स होता है, क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स होता है बेटे। आपने पढ़ा होगा ओरिजिन और रिवोल्यूशन में, एंडो सिम्बायोटिक हाइपोथेसिस और थ्योरी। लो भैया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं? बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो सईद बाबू। हेलो आई क्या पूछ लिया, क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। अब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव भी बताना पड़ेगा क्या? मतलब एक अचीवर के बच्चे को, क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट का नाम था भाई साहब। जो ग्राम स्टेन ले लेगा वो ग्राम, और जो ग्राम स्टेन नहीं लेगा वो, कोई वजन ग्राम थोड़ी है इसका, जो ग्राम से कम होगा तो, जो ग्राम से ज्यादा हुआ वो ग्राम पॉजिटिव। स्टेनिंग करते हैं बेटा। मोनेरा पढ़ना आज बेटा, मोनेरा पढ़ना, याद आ गया? ओके बेटो, थोड़ा बेटा ब्रेन को थोड़ा सा प्रेशर डाला करो। हिप्पोकैम्पस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, और मेमोरी को रिकॉल भी करवाता है। तो थोड़ा हिप्पोकैम्पल लोब पे प्रेशर डाला करो। अपन ऐसे ही बोलता है कैमरे को देख के, अपन को टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत नहीं है। अरे छोड़ना, इधर पर नोट करना। हो गया बेटो? मिटाऊं? ये कौन सा प्रोटीन दिखा रखा है? कैरियर या चैनल? चैनल प्रोटीन। चैनल बना हुआ है, टनल बना हुआ है, सुरंग बनी हुई है, उसकी शेप में कोई भी चेंज नहीं होगा। एक छोटा प्रिंटर भी आता है बेटा,
नहीं नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, छोटा प्रिंटर भी आता है, फोन के ऊपर ही चिपका लिया करो। इधर फोटो का इधर प्रिंट आउट हुआ, इधर एनसीईआरटी में चिपका दिया। और ये अभी कंपनी लॉन्च करूंगा मैं छोटे प्रिंटर की, मोबाइल प्रिंटर की। वैसे आते हैं, थोड़े बड़े आते हैं मोबाइल प्रिंटर, मैं थोड़ा इकोनॉमिकली आपको चीप वाले, ताकि 5 रुपए के अंदर 500 प्रिंट निकाल। सुधर जाओ तुम लोग मेरे एंटरप्रेन्योर। लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड। सुनिए, ये सेल है। अब डायरेक्शन के बेस पे बात कर रहा हूं। अंदर साइटोसोल भरा हुआ है, साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनेल पूरे को मिला के बोल दिया साइटोप्लाज्म। अब डायरेक्शन के बेस पे बात कर रहा हूं, वो तो एनर्जी के बेस पे बात किया कि एटीपी यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब डायरेक्शन के बेस पे बात कर रहा हूं, सोच समझ के बोलना। आर यू रेडी? लग नहीं रहा। आर यू रेडी? ये सिमपोर्ट या एंटीपोर्ट? कमबख्त तो यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट। अभी और मौका मिलेगा तुम्हें टैलेंट दिखाने का। आर यू रेडी? पहले भी बहुत चिल्लाए थे, फिर सुनो इधर। सिमपोर्ट। सिमपोर्ट। भाई लोग तुम माइक ऑफ कर दो यार, आवाज आ रही है आराम बार से, बार, कभी गाने की कभी कुछ और की। क्या चल रहा है? एंटीपोर्ट। तुम क्या उतना ही बाप की उम्र का इंसान सामने, मैंने कल भी समझाया था। घर वालों के साथ में ऐसे ही ड्यूअल ड्यूअल बातें करते हो क्या? तो घर की प्यारी सी चार दीवारी में जो संस्कार कर लो। बाहर आके उन्हें ही रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो बोल बेटा बोल, अपना माइक पूरा ही खोल। अरे यार फालतू में ब्लॉक हो जाएगा जबरदस्ती का। रिजल्ट है ना बेटा, फिजिकली किसी को हर्ट नहीं करने का, अपने आप ही रिजल्ट आ जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो। नहीं समझे? 6 अगस्त 9 अगस्त हिरोशिमा और नागासाकी 1939 टू 1945, और जब लिटिल बॉय और फैट मैन बम बम्बार्टमेंट किया गया और हिरोशिमा और नागासाकी को पूरी तरह से खत्म कर दिया, और आज भी रेडिएशन इतना ज्यादा है कि 5 टाइम्स ज्यादा इंसिडेंस है वहां पे कैंसर की। और टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है जापान। 10 साल का बच्चा 10 मिनट में क्वार्ट्ज घड़ी बना के पूरी दुनिया पे टेक्नोलॉजी का तमाचा मार के चला जाता है, और ये हमारा 17 साल का बच्चा एनसीईआरटी से संघर्ष करता ही नजर आता है। सुना करो बात को। तो दुनिया ने कहा अमेरिका से बदला लो, अब तो आप टेक्नोलॉजी में नंबर 1 हो, गिरा दो बम, सब कुछ व्हाइट हाउस सारा खत्म कर दो, डोनाल्ड ट्रंप को बाइडेन में कन्वर्ट कर दो। बोले नहीं यार, फिजिकली क्या मान। जब व्हाइट हाउस में वहां पे बैठते होंगे ना बाइडेन, सो बाइडेन, तो जो अपनी चेयर पे बैठते होंगे, सामने से बड़ी स्क्रीन जो लगी होती है, उसके नीचे छोटा सा लोगो आता है, सोनी या पैनासोनिक। ये अमेरिकी वासियों के ऊपर जापानियों की मानसिक जीत है। ये काम करने का तरीका है जापान। तो फिजिकली क्या थप्पड़ मारे, रिजल्ट है ना बेटा। समझ रहे हो मेरी बात का? तो बदला आपके रिजल्ट से रिफ्लेक्ट होना चाहिए दुनिया के साथ। ये रिवोल्ट होता है। समझ रहे हो मेरी बात का? अपने आप सुधर जाएंगे। देख आवाज बंद होगी ना। एंटीपोर्ट। सिमपोर्ट को और क्या बोलते हैं? मजाक नहीं करने का। को ट्रांसपोर्ट।
ये दोस्ती हम नहीं ब्रेकेंगे। एंटीपोड को क्या बोलते हैं? काउंटर ट्रांसपोर्ट। जब नहीं पता है तो चुप रहने का, तभी रिजल्ट नहीं आता है। तुक्के लगाते रहते हो हर जगह। दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? बोल दो, को कहूं कम भक्तों। कपल ट्रांसपोर्ट। हाँ, घर वाले कपल ही है। मैरिड पेयर इज नोन एज कपल। यस सर, नहीं तुम तो जोड़ा ही समझते हो हिंदी में। मैरिड पेयर इज नोन एज कपल। और कपल ऐसा ही होता है, जिंदगी कुछ साल साथ साथ ही चलता है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, उसके बाद एक दूसरे का सर फोड़ेंगे। तो कपल ट्रांसपोर्ट, जल्दी से नोट करो इसे। हाँ निजामुद्दीन, ये एक्सपेरिमेंट सारे बाद में करेंगे बेटा। टोटल चैट का स्क्रीनशॉट ले रहा हूं मैं, फिर आपके पेरेंट्स को भेजूंगा मैं, तुम्हारी कसम। ऑनलाइन लेने की क्या पड़ी सर? हो क्या रहा है देश में? मिटाऊं बेटे? ये टेस्ट का सिलेबस खत्म। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स का फीचर है, यूकैरियोट्स का? न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स का फीचर है, यूकैरियोट्स का? एनसीईआरटी ने लैंग्वेज ये लिखा है कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज फाउंड इन यूकैरियोट्स एंड मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस इज फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। पढ़ा है ना आप लोगों ने? तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोई आपसे कहे लार्जेस्ट आइसोलेटेड एनिमल सेल, आइसोलेटेड, समझ गए ना? चलिए न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। टाइम है ना अभी अपने पास में? ठीक है। तो न्यूक्लियस पर दो यूनिट मेम्ब्रेन होंगी। जब भी मैं यूनिट मेम्ब्रेन बोलूं, आपके दिल दिमाग पे रॉबर्टसन का मॉडल चलना चाहिए, क्योंकि रॉबर्टसन के मॉडल को ही यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल नाम दिया गया। रॉबर्टसन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट जब भी होगा बाहर की तरफ होगा, अंदर साइटोसोलिक साइड पे नहीं होगा। बंदे ने अलग अलग सेल मेम्ब्रेन्स की स्टडी की, डिफरेंट प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स की स्टडी की, और हर बार जब भी उनको कार्बोहाइड्रेट मिला, जब भी मिला बाहर ही मिला, अंदर कभी भी नहीं मिला। तो उन्होंने कहा जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं, प्रोटीन लिपिड, लिपिड प्रोटीन, और कार्बोहाइड्रेट बाहर ही होगा अंदर नहीं होगा, यही बेसिक अरेंजमेंट होता है। तो मेरी इस स्ट्रक्चर को आप एक यूनिट मान लीजिए। हाँ, दोनों प्रोटीन लेयर में प्रोटीन अलग अलग तरह का हो सकता है, अमाउंट वेरी कर सकता है। दोनों लिपिड बारे में लिपिड का टाइप और अमाउंट वेरी कर सकता है, कार्बोहाइड्रेट का टाइप और अमाउंट वेरी कर सकता है, लेकिन अरेंजमेंट तो यही होगा, PLLP। तो उस मॉडल को एक यूनिट मान लिया गया।
तो जब भी यूनिट मेम्ब्रेन बोले PLLP, ये सीक्वेंस आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो न्यूक्लियस पे दो यूनिट मेम्ब्रेन्स होती हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक क्लोरोप्लास्ट। राइबोसोम पे, न्यूक्लियोलस पे और सेंट्रोसोम पे कोई भी यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होता है। राइबोसोम पर कोई भी यूनिट मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस पे कोई भी यूनिट मेम्ब्रेन नहीं है, सेंट्रोसोम पे भी कोई भी यूनिट मेम्ब्रेन बेटा सी नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, इन तीनों पे दो दो यूनिट मेम्ब्रेन है, डबल यूनिट मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियस पे दो यूनिट मेम्ब्रेन, एक आउटर होगा एक इनर होगा। ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसको एक्टोकैरियोथिका भी बोल रहे हैं। एक्टो यानी आउटर और कैरियन तो न्यूक्लियस को कहते हैं। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोलॉजी। कुछ याद आ रहा है बेटे? आउटर और इनर, कैरियोथिका, थिका यानी कोट हो गया, थिका इंटरना, थिका एक्सटर्ना, कुछ याद आ रहा है बेटो? और एंडोकैरियोथिका, कैरियन न्यूक्लियस के आ गया, कैरियोथिका। तो न्यूक्लियस पे दो यूनिट मेम्ब्रेन होंगी और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस, क्या बोलेंगे इसे? मारना है थप्पड़, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ये सेल वॉल दिख रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है, पेरिप्लास्टिडियल स्पेस, क्या ये? मारना है थप्पड़, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ढंग से, संडे कमिंग सून, ऐसे ही ऑप्शंस मिलेंगे तुम्हें। पेरी, क्वेश्चन की लैंग्वेज बता रहा हूं क्या क्या हो। इतना सरल पेपर बनाया है कि जल्दी जल्दी टिक करोगे, फिर बाहर करोगे ऑल 16 इनकरेक्ट। क्योंकि टफ को तो आप पढ़ते हो, उसमें सोचते हो, इजी पे ही गलतियां करवाने का मजा है और सिलेबस से ही गलतियां करवाने का मजा है। आउट ऑफ सिलेबस बनाने का कोई मजा नहीं है। सिलेबस से ही पेपर बनाना चाहिए और पेपर बनाने के उनके अंदर सिली मिस्टेक खूब करवानी चाहिए इनसे, ताकि अगली बार वो मेन एग्जाम में कोई गलतियां ना करें। तो ढंग से पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ना, फिर चारों ऑप्शंस पढ़ना, उसके बाद टिक करना का मतलब। पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और एनसीईआरटी कह रहा है कि 10 to 50 नैनोमीटर थिकनेस का होगा। तो दो तो यूनिट मेम्ब्रेन हो गई, एक आउटर एक इनर, और दो यूनिट मेम्ब्रेन और बीच में स्पेस, ये जो एंटायर बन गया है डबल यूनिट मेम्ब्रेन, इसको बोल दिया आपने न्यूक्लियर एनवलप। क्या बोल दिया? ये न्यूक्लियर एनवलप बन गया है बेटा। और जब तक ये एनवलप रहेगा, डबल यूनिट मेम्ब्रेनस, जब तक ये एनवलप रहेगा तब तक अंदर के मेटेरियल को न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे और बाहर वाले को साइटोप्लाज्म कहेंगे। इस कमरे को आप सेल समझ लीजिए। इस बड़ा सा फुटबॉल जो रख दिया है वो न्यूक्लियस है, और उसकी जब तक ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, अंदर वाले को न्यूक्लियोप्लाज्म, बाहर वाले को साइटोप्लाज्म कहेंगे। जब ये एनवलप ही नहीं रहेगा, जब ये एनवलप ही नहीं रहेगा, कब नहीं रहता है? एट द एंड ऑफ प्रोफेज। जब भी कोई सेल डिवाइड होती है तो पहले वो सेल तैयारी करती है, फिर एक्चुअल डिवीजन होता है, और जब भी एक्चुअल डिवीजन होता है तो पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, बाद में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। न्यूक्लियर डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। उसको फिर से 4 हिस्सों में बांटते हैं। पापा मम्मी आए थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और प्रोफेज के लास्ट में आते आते न्यूक्लियर एनवलप गायब हो जाएगा। जब यही नहीं रहेगा, न्यूक्लियर एनवलप डिसइंटीग्रेट्स। जब यही नहीं रहेगा, ये टूट जाएगा, इसकी छोटी छोटी वेसाइकल पूरी सेल में बिखर जाएंगी। जब यही नहीं रहेगा तो देयर इज नो डिफरेंशिएशन लाइक न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। तो बैरियर का काम एनवलप करता है, स्पेस बैरियर का काम नहीं करता है। एनवलप में स्पेस पहले से इंक्लूडेड है। 2021 में जब नीट में क्वेश्चन आया सेल बायोलॉजी का, एक तो उन 4 ऑप्शन में थे, एक ऑप्शन ये था कि पेरी न्यूक्लियर स्पेस फॉर्म्स ए बैरियर बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, लेकिन बच्चों ने उस ऑप्शन को रीड ही नहीं किया, क्योंकि 4 में से एक ऑप्शन वो था। तो बिल्कुल ही अंधा व्यक्ति भी उसको आंख खोल के ठीक कर सकता है। तो सभी ने तुरंत तुरंत उसको टिक कर दिया। लेकिन जब हम पेपर बना रहे थे तो हमने भी देखा, अरे ऑप्शन में तो करेक्शन है, लेकिन हमने भी जस्टिस नहीं मांगा एनटीए वालों से, क्योंकि पता था सभी बच्चों का सही, तो फालतू में ऑब्जेक्शन क्यों करे।
जब आप पेपर देखो तो देखना जरूर, एक क्वेश्चन वो था जिसमें एक स्टेटमेंट ये था कि पेरी न्यूक्लियर स्पेस फॉर्म्स ए बैरियर बिटवीन न्यूक्लियर प्लाज्मा एंड साइटोप्लाज्म। एक्चुअली ये गड़बड़ी सारी एनसीईआरटी पढ़ने से हुई थी, उस एग्जामिनर के थ्रू भी। आप तो करते ही हो, वो एग्जामिनर तो और भी खतरनाक है। सुनो इधर, अभी रुक जाओ तुम लोग। यहां पे एक लाइन लिखी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवलप, ये न्यूक्लियर एनवलप सुन लो एक बार, न्यूक्लियर एनवलप, फिर उसने कोमा लगा दिया। अब वो आगे की बात न्यूक्लियर एनवलप के लिए लिखा है, which consists of two parallel membranes. Okay, nuclear envelope consists of two parallel membranes with a space between 10 to 50 nanometer called the perinuclear space. बस फिर कॉमा लगा दिया, मतलब ये जो बात उसने लिखी ये न्यूक्लियर एनवलप के लिए थी, बात खत्म हो गई। फिर उसके आगे लिख रहा है, forms a barrier between material present inside the nucleus and that of the cytoplasm. एग्जामिनर ने जब इस बार पेपर बनाया उसने यहां से शुरू कर दिया, पेरी न्यूक्लियर स्पेस फॉर्म्स ए बैरियर बिटवीन। लेकिन आपको ऐसे पढ़ना था इसको, कैसे हाइलाइटर, तो मैं बताता हूं कैसे पढ़ना था। किसी के पास हाइलाइटर है? वो दांत चमकाने वाला आता है ना, चमकीला चमकीला, फ्लोरोसेंट कलर होना चाहिए हाइलाइटर का, नीला नहीं, ऐसे भड़कीले कलर होने चाहिए हाइलाइटर। फेंकते नहीं है बेटा, थ्रो नहीं करते, थ्रो नहीं करते, घर पे भी यही सीखना है ना। पापा मने को सामान मांगा, पकड़ाना है उन्हें, ये ले डोकरे धड़ाम। हाँ कोई बात नहीं, कोई, अरे बच्चे हो यार, सिखाते रहते हम तो। सुनो इधर, ये देखो मैंने न्यूक्लियर एनवलप को हाईलाइट कर दिया और फिर मैंने 3 लाइन छोड़ के फॉर्म से बैरियर को हाईलाइट कर दिया। मतलब न्यूक्लियर एनवलप के बाद कॉमा आया और फॉर्म से पहले कॉमा आया, तो बीच की जो लाइन है इन सबको ब्रैकेट में बंद कर दिया। मतलब मेरे पास में ये हो गया कि न्यूक्लियर एनवलप फॉर्म से बैरियर, एनवलप बैरियर बनाता है, ये एनवलप बैरियर बनाता है, स्पेस बैरियर नहीं बनाता। लेकिन नीट वाले ने यहां भी गड़बड़ी कर रखी थी। उसने पेपर जब बनाया ऐसी की ऐसी लाइन लिख दी कि पेरी न्यूक्लियर स्पेस फॉर्म से बैरियर, स्पेस बैरियर नहीं बनाता। स्पेस तो बैरियर खत्म कर देता है। रिश्तों में खटास आ जाए, स्पेस दे दो, समय सारे घाव को भर देगा। बैरियर में, इस एनवलप में ये स्पेस तो पहले से ही इंक्लूडेड है। तो आपने इस ऑप्शंस को ढंग से रेडी नहीं किया, करेक्शंस था उस क्वेश्चन में, लेकिन एक ऑप्शन वो था तो सभी आराम से उसको सिलेक्ट कर देते, इसलिए सभी बच्चों ने वो सही भी कर दिया और आपको ध्यान भी नहीं है कि ऐसा भी कोई क्वेश्चन आया था क्या। सोचो कैसी तैयारी कर रहे हो आप लोग। हेलो, एग्जाम की तैयारी करो, आपको यही नहीं पता कि आप ऐसा क्वेश्चन भी करके आए हो। तुक्का लगाते हो कि हर जगह? तो ढंग से पढ़ो, जब पढ़ ही रहे हो तो बेहतरीन पढ़ो, जब पढ़ा ही रहे हो तो कोशिश करो कि बेहतरीन पढ़ा सको। जब जीवन मिल गया है तो जियो ना यार, काटो क्यों। तो जाके उस क्वेश्चन को जरूर टटोलना से। आज मैं लिंक पे डाल दूंगा उस क्वेश्चन को, देखना जरा उसको, और साथ में एनसीईआरटी का पेज भी साथ में चिपका दूंगा, गड़बड़ी है कहाँ, वॉइस मैसेज भी डाल दूंगा गम्मत का। तो ये पूरा पूरा एनवलप बन गया, और जब तक, सुन लो, और जब तक ये एनवलप रहेगा अंदर के मेटेरियल को न्यूक्लियर प्लाज्म और बाहर वाले को साइटोप्लाज्म कहेंगे। और सुनो, 2 मेम्ब्रेन है एंड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इधर देखो, जहां ये मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज हो जाएंगी, ये लीजिए ये फ्यूज हो गई। जहां ये दोनों मेम्ब्रेन्स, ये एक्टोकैरियोथिका या एंडो, जहां ये आपस में फ्यूज हो गई, जहां ये दोनों मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज हो गई, वहां पर एनवलप की कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई और न्यूक्लियर पोर का फॉर्मेशन हो गया। तो न्यूक्लियर पोर का फॉर्मेशन दोनों यूनिट मेम्ब्रेन के फ्यूजन से हुआ है, दोनों यूनिट मेम्ब्रेन के फ्यूजन से हुआ है। तो न्यूक्लियस इज पोरस। क्या रे सिकंदर? न्यूक्लियस इज पोरस, इसमें पोर्स होते हैं। चलो नोट कर लो इतना ही। डायग्राम कॉपी के बीचों बीच बनाना था कि अगली क्लास में काम आ जाए। ये न्यूक्लियर पोर दिखा रहा हूं। कॉपी के बीचों बीच बना देना था कि अगली क्लास में उसी को कंटिन्यू करें। थैंक यू गाइस। पढ़ा तो रहा हूं अबू तल्ला, सर ऐसे ही पढ़ाओ। हाँ बेटा, कोशिश तो कर रहा हूं तुम लोगों को कि लेक्चर के साथ साथ जिंदगी के कुछ मायने भी समझा दूं।